नमस्कार। न्यूज़ डंका के बाद पते की में आपका स्वागत है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जहां कहीं बैठक में या कार्यक्रम में जाते हैं, एक बात ठोक कर कहते हैं कि 30 मार्च 2025 तक भारत से नक्सलवाद खत्म हो जाएगा। भाजपा सरकार की नक्सलवाद को पूरी तरह से मिटाने की प्रतिबद्धता है। गृह मंत्री ने डेडलाइन देने के बाद रक्षा दलों ने कमीज की बाहें ऊपर खींच ली है और अभियान काफ़ी तेज़ी के साथ आगे चल रहा है। हर रोज एक दो नक्सली ठोके जाने की खबर पेपर से मिलती है। किसी दिन 20-30 नक्सली ठोके जाने की खबर मिलती है या फिर कुछ संख्या में नक्सलियों का आत्मसमर्पण समझ में आता है। सरकार की ओर से नक्सलवादियों के पुनर्वसन की बाकायदा योजनाएं बनाई गई हैं, जिससे उन्हें देश की मुख्यधारा से जोड़ने का अवसर मिल जाता है। लेकिन कम्युनिज्म की विचारधारा अंततः रक्तपात और हिंसा की है। इसलिए नक्सलवादी हिंसा नहीं छोड़ेंगे। हिंसा नहीं छोड़ेंगे तो ठोके जाएंगे और ठोके जा भी रहे हैं। बीते दिनों सुरक्षा बलों ने खुकार नक्सली नेता नंबला केशवराव उर्फ बसवा राजू को मार दिया। बसवा राजू पर 1.5 करोड़ का इनाम था। वो प्रतिबंधित आतंकी संगठन सीपीआईएम का महासचिव था। राजनेताओं और सुरक्षा बलों पर कई जानलेवा हमलों के पीछे बसव राजू का दिमाग था। 2010 में 27 सीआरपीएफ जवानों की हत्या और 2013 में झीरम घाटी का हमला, जिसमें कई कांग्रेस नेता मारे गए थे। इन दोनों बड़े हमलों में बसव राजू शामिल था। ऐसे खूंखार अपराधी को सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया। अब इसकी मौत से अर्बन नक्सलियों को गहरा सदमा लगा है। इससे पहले आपको समझना होगा कि अर्बन नक्सल और कम्युनिस्टों में ज़्यादा कोई अंतर नहीं है। ये सभी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। बस कोई विचारधारा के इस छोर पर है तो कोई विचारधारा के उस छोर पर। बसव राजू की मौत पर कम्युनिस्टों ने देश भर में विधवा विलाप किया है। सीपीआईएमएल के लिबरेशन ने एक बयान जारी कर बसव राजू की हत्या की निंदा की है और इसे निर्मम तरीके से न्यायतर हत्या करार दिया है। वही अपने आप को मजदूरों और पिछड़ों की पार्टी बताने वाली सीपीआईएम नक्सली आतंकवाद के खिलाफ सरकार की गई इस कार्रवाई को हत्या और विनाश की नीति बताने में लग गई है। विडंबना तो ये है कि रेड रेवोल्यूशन, रक्त रंजित क्रांति का समर्थन करने वाली कम्युनिस्ट विचारधारा की पार्टी सरकार पर मानव जीवन खत्म करने का जश्न मनाने की मानसिकता रखने का आरोप लगा रहे हैं। ये बात तो सच है कि माओवादियों को ठोक कर सुरक्षा दल जश्न मना रहे हैं और संविधान प्रेमी जनता मन ही मन उत्साह की अनुभूति प्राप्त कर रही है। वही सीपीआई के महासचिव डी राजा ने आतंकी बसव राजू की हत्या पर अपने आंसू बहाए हैं। उसने ट्वीट के जरिए कहा है कि सीपीआई छत्तीसगढ़ में कई आदिवासियों के साथ एक वरिष्ठ माओवादी नेता की निर्मम हत्या और उसकी वो कड़ी निंदा करते हैं। ये आतंकवाद विरोधी अभियानों की आड़ में की गई न्यायतर हत्या है। वैध गिरफ्तारी के बजाय बार बार घातक बल का इस्तेमाल कर लोकतांत्रिक मानदंडों और कानूनों के शासन के प्रति राज्य की प्रतिबद्धता के बारे में गंभीर चिंताएं पैदा करता है। इसका मतलब यही है कि फट गई है उसकी। ये सबूत है कि कम्युनिज्म इस देश की बर्बादी के लिए ही जीवित है। अतः ये विचारधारा देश की दुश्मन है। जिन भोले भाले लोगों को कम्युनिस्ट और माओवादियों में अंतर खोजने की आदत है, उन्हें बता दे कि भारत का संविधान बना था, भारत ने स्वाधीनता पाई थी, उस वक्त भी भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था को खत्म करने के लिए कम्युनिस्टों ने सशस्त्र रक्तरंजित क्रांति के जरिए देश की व्यवस्था गिराने की पूरी कोशिश की थी। वनवासी जनजातियों को फुसलाकर उनकी आइडियोलॉजिकल सबवर्जन कर उन्हें माओवादी बनाने वाले जनजातीय बंधुओं के पीछे छुपकर चीनी हितों के लिए भारत की प्रगति में सेंधमारी करने वाले कम्युनिस्टों की पीएम मोदी द्वारा चलाए ऑपरेशन कगार से फट चुकी है। मोदी सरकार ने जब नक्सलवाद की जड़ों को खत्म करने के लिए इस साल की शुरुआत में ऑपरेशन कागर शुरुआत किया, तब अर्बन नक्सलियों ने नक्सलवादियों की ओर से सरकार से बातचीत करने की कोशिश की। मार्च में सीपीआईएम की केंद्रीय समिति ने केंद्र और राज्य सरकारों के साथ शांति वार्ता में शामिल होने की इच्छा व्यक्त की, बशर्ते वो चाहते थे कि केंद्र सरकार ऑपरेशन कागर रोक दे। ऑपरेशन कागर के कारण खौफ का माहौल इतना है कि कम्युनिस्टों के यूजफुल इडियट कार्यकर्ताओं ने एक खुला पत्र लिखा, जिसमें सरकार से आदिवासियों के हितों के नाम पर इस ऑपरेशन को रोकने की मांग की गई। इसे सिर्फ कम्युनिस्टों के भय के माहौल नहीं देखना चाहिए, ये निर्लज्जता की परिसीमा के रूप में भी देखा जाना चाहिए। कम्युनिस्टों की दया याचिकाओं को दुर्लक्षित कर भारत सरकार को चाहिए कि ऑपरेशन कागर के अभियान को और भी तेज किया जाए, क्योंकि कुत्ता पागल हो जाए तो उसे बिस्किट नहीं खिलाते, उसे खत्म करने में ही समझदारी होती है। ये वही विचारधारा है जिसने 1942 के विश्व युद्ध के दरमियान भारत के साथ भारत में रहकर गद्दारी की थी।
स्वातंत्र सैनिकों की जानकारी ब्रिटिशर्स को दी थी, उनके जान के दुश्मन बन चुके थे। यह वही विचारधारा है जिसने 62 के युद्ध में चीन का साथ दिया था। अपने इन कुकर्मों के लिए माफी मांगने के बाद क्या भारतीय इन्हें देश के लिए पोषक विचारधारा समझेंगे? देश के लिए घातक विचारधाराओं का जब कभी विचार होगा तो इस्लाम के साथ हमेशा कम्युनिज्म का नाम सामने आएगा। कम्युनिज्म इसीलिए घातक है कि इसकी शुरुआत विध्वंस के लिए हुई और अभी भी ये विध्वंस की ओर ही बढ़ते जा रहा है। मजदूर और मालिकों के बीच संघर्ष निर्माण करना हो, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना हो, स्त्री पुरुष संघर्ष, किसानों और सरकार में संघर्ष, मजदूरों में और सरकार में संघर्ष, जातिवाद, नस्लवाद, वंशवाद, समलैंगिकों के बीच के संघर्ष, आज़ादी के नाम पर संघर्ष, ऐसे कई संघर्ष निर्माण करते हुए साम्यवाद का ये शत्रु देश में खुला घूम रहा है। मजदूरों की बात करने वाली ये विचारधारा वास्तव में राष्ट्र की सीमाएं नहीं मानती। इसका मतलब ये नहीं है कि ये कम्युनिज्म वसुधैव कुटुंबकम की भाषा बोलता है। इसके विपरीत कम्युनिज्म भारत से ज़्यादा चीन से प्रेम करता है, क्यूबा से प्रेम करता है, यूएसएसआर रशिया से प्रेम करता है। माओवाद को खुला छोड़ना देश विघातक है। इसका एक उदाहरण नेपाल में है। जब नेपाल में कम्युनिस्ट वामपंथी सत्ता संभालने लगे तब से भारत के साथ उन्होंने नाते तोड़कर चीन की गोद में जाकर बैठे, जबकि धर्म, मत, पंथ, मान्यता, संस्कृति सभी हमारी एक सी है। आज जब जनजातियों के जरिए कम्युनिस्ट भारत के लोकतंत्र को खोखला कर रहा है, तब सरकार के लिए यह जरूरी हो जाता है कि हर एक उस अर्बन नक्सल शख्स को खोजकर सलाखों के पीछे भेजा जाए जो माओवाद की वकालत करता है। आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक कीजिए और न्यूज़ डंका हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक नमस्कार।